Hello students, today I am going to discuss new industrial policy, that is new economic policy, from the chapter that is management and business environment under business studies. Here it is written 1991. Now, what is the major rule of 1991? Due to economic problems like high government deficit, foreign exchange crisis and rising prices, government of India developed a new industrial policy with an aim to overcome the new economic problems. So, that new industrial policy is very important on that time. The main aim of that new industrial policy was to create more competitive environment in the economy and to remove the barriers of entry and growth of firms. The broad features of this policy were as follows. The first point is delicensing. The new economic policy abolished industrial licensing for all projects except for 6 industries. Remember, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर डी लाइसेंसिंग किया गया है, न्यू जो एबोलिस्ट किया गया है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है वो एबोलिस्ट किया गया है सिर्फ 6 इंडस्ट्री को छोड़ के. नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज of strategic importance and remaining industries were open for private sector. So ये सेक्टर भी हम लोग को अभी समझ में आया. नेक्स्ट जो है डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेलिंग ए पार्ट ऑफ और द होल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. उस समय हम लोग जानते हैं कि 2 सेक्टर था, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर. ये जो पब्लिक सेक्टर का शेयर है, इसका शेयर अगर 50% से ऊपर है उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर. कोई भी कंपनी के शेयर 50% से ऊपर है उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर. किसका पार्ट? गवर्नमेंट का पार्ट. अगर 50% के ऊपर गवर्नमेंट का पार्ट है तो इसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलेंगे. और जिसका पावर यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्ट में अगर प्राइवेट का पावर 49% से नीचे है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर. सो दिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेलिंग ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ शेयर of public sector undertakings. Disinvestment was carried out in case of many public sector industrial enterprises. Okay, so ये पब्लिक सेक्टर का जो है, इस पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास था. उस शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद वो जो शेयर है वो गवर्नमेंट से पब्लिक के पास चला आया, यानी प्राइवेट बॉडी के पास चला आया. सो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिबरल पॉलिसी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल. द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन was increased and in many activities 100% foreign direct investment was permitted. So इसका जो पार्ट था इसमें हम लोग लिख सकते हैं 100% FDI permitted on that time, यानी 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें 100% FDI परमिटेड कहाँ पे? कुछ सेक्टर में. और द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेंट वॉज इंक्रीज्ड. शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज्ड. ओके, तो ये 2 चीज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल के अंदर था. नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन. लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन का मतलब है ऑटोमेटिक
permission was granted for technology agreement with foreign companies. यानी इसमें टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, उसको परमिशन दिया गया किसके साथ? फॉरेन कंपनीज के साथ. नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB. FIPB was set up to promote and channelize foreign investment in India. ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करता है FIPB को. ये सेटअप किया था उस समय इंडस्ट्रियल जो ऑरा था, उस इंडस्ट्रियल ऑरा के टाइम वो सेटअप किया गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के टाइम. फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, वो है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Many goods produced by small scale industries were de-reserved. ये उस समय था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का गुड्स है उसको डी रिजर्व किया गया. रिजर्व और डी रिजर्व का मतलब भी तुम लोग को क्लास 11 से ही तुम लोगों को पता है वो चीज़. सो ये चीज़ याद रखना. वो जो 7 पॉइंट मैंने बोला है, ये 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फीचर्स अगर आएगा क्वेश्चन में, फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी. ओके, अभी हम लोग बात करेंगे, देखो इस पे लिखा हुआ है, इन द एसेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज सॉट टू लिबरेट इंडस्ट्री. द शेकल्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम, दैट इज लिबरेशन, ड्रास्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ public sector privatization and encourage foreign participation in India industrial development, that is globalization. So there are 3 components industrial policy of new economic policy, that is liberation, privatization and globalization. Now liberalization, what is the meaning of that word? Liberalization means removal of unnecessary control and restriction on business. ये बात को याद रखो भाई, removal of unnecessary controls and restriction on business. Okay, removal of unnecessary control and restriction on business. It involves removal of entry and growth restriction on the private sector enterprises and end of license, permit and quota. The purpose was to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector and MNCs to invest and expand. The Indian industry has been liberalized in the following manner: abolition of licensing requirement in the most of the industries, no restriction on expansion of contractions of business activities, removal of restriction on the movement of goods and services, freedom in fixing the prices of goods and services, reduction in tax rates and lifting of unnecessary controls over the economy, simplifying procedures of imports and exports, liberal process to attract foreign capital and technology to India. ये जो पॉइंट है 7 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर लिबरलाइजेशन के बारे में कोई तुम्हारा अगर कोई कुछ बोलेगा कि क्वेश्चन में अगर बोलेगा इसके बारे में कुछ लिखो, तो तुम लोग ये 7 पॉइंट को याद रखोगे. लिबरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बिजनेस, ये पहले लिखोगे, इसके बाद ये पॉइंट दे देना. नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइवेटाइजेशन. उस समय क्या हुआ था? प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर in the nation building process and reduce the role of public sector. हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर है. प्राइवेट सेक्टर यानी फॉर एग्जांपल ये 100% है, 49% और इसके नीचे अगर कोई भी शेयर होगा उसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे. कोई भी शेयर यानी गवर्नमेंट का शेयर होगा तो इसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे. और 51% और इससे ऊपर
51% अगर इससे ऊपर गवर्नमेंट का शेयर रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर यानी कोई भी कंपनी के पास गवर्नमेंट का शेयर 49 से नीचे, 49 और 49 से नीचे उसका शेयर रहेगा, परसेंटेज शेयर रहेगा, उस समय उसको गवर्नमेंट हम लोग नहीं बोल सकते, उसमें उसको बोलेंगे प्राइवेट बॉडी। और पब्लिक बॉडी क्या है, अभी 51% और 51% के ऊपर अगर गवर्नमेंट का शेयर रहता है उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलेंगे। सो ये प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में उसके ऊपर वो जो रोल है उसको दिया गया था इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा सा कम कर दिया था। दिस वॉज ए रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी pursued so far by Indian planners. For privatization, government initiated the following measures, that is disinvestment, बहुत ही important है disinvestment. Disinvestment refers to selling a part of the whole of the share of public sector undertakings, that is transfer of public sector enterprise to private sector. इसका अगर एग्जाम्पल में दूँ तो ये कैसे हो सकते हैं। सोचो कि इस कंपनी के पास टोटल शेयर है पब्लिक का 58% और 42% शेयर प्राइवेट का है। ओके, अभी कंपनी ने सोचा उसका 58% से 10% शेयर सेल कर देगा, किसके पास, प्राइवेट के पास। तो प्राइवेट के पास पहला कितना था 42, इसके पास उसके पास ऑलरेडी 10 आ जाएगा और इससे 10 माइनस करके 48 हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट के पास शेयर चला आएगा 48% जो पहले था 58%, और प्राइवेट के पास शेयर चला जाएगा 52% जो पहले था 42%। सो ये जो चीज़ है ये है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का पास जो शेयर रहता है वो प्राइवेट बॉडी के पास सेल कर देता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। ओके, इफ प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर्स, ये लिखा हुआ है देखो, इफ प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर्स देन इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू ऑफ द एंटरप्राइज सेक्टर। नेक्स्ट जो पार्ट है देखो, सेटिंग अप ऑफ ए Board of Industrial and Financial Reconstruction, BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction, Board of Industrial and Financial Reconstruction, BIFR was set up to revive or close loss making and seek PSU. Loss making and seek PSU यानी जो PSU उस समय लॉस मेकिंग था, जो PSU उस समय लॉस मेकिंग था उसको बंद कर दो। उसको बंद करने से क्या होगा, उसको बंद करने से वो उस कंपनी को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। जो कंपनी लॉस में चल रहा है, अगर उसका शेयर अगर गवर्नमेंट से प्राइवेट के पास चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसका काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही था BIFR का मेन इम्पोर्टेंट काम। और जो सिख इंडस्ट्री से उसको बंद करना और उसका शेयर अगर है उसका शेयर गवर्नमेंट से प्राइवेट के पास शिफ्ट करना, वही है BIFR का उस समय का जो काम था वो है BIFR का। नेक्स्ट जो है पॉइंट देखो, ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ चूजिव कोहेसिव और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, ये ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ ए कोहेसिव और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल में लेके जाना ही ग्लोबलाइजेशन का मेन काम था। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी with the world economy through removal of barriers on international trade and
capital movements. Till 1991, the Indian government strictly regulated imports through licensing of imports, tariff restrictions, and qualitative restrictions and quantitative restrictions. However, the new economic policy aimed to liberalize foreign trade by import liberalization and export promotion through nationalism of the tariff structure and reforms with respect to foreign exchange, so that the country does not remain isolated from the rest of the world. तो ये मेन उसका उन लोगों का उस समय मकसद था. और ग्लोबलाइजेशन करने से ऑब्वियसली वो देश का फ़ायदा ही हुआ था, क्योंकि देश का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि टाटा का प्रोडक्ट जो है था, वो बाहर जाना अभी शुरू हो गया था. यानी इंडिया के बाहर, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया, उस समय वो प्रोडक्ट बाहर जाके उसका मार्केट कैप्चर करने का अब जो उस समय का जो मेन मोटिव था वो उन लोगों को मिल रहा था. सो ऑब्वियसली ये ग्लोबलाइजेशन सा ये इफेक्ट ही है, जो बाहर का कंपनी इंडिया के बिजनेस कर सकता था और इंडिया का कंपनी बाहर जाके बिजनेस कर सकता था. और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस among various nations of global economy. Business enterprises can now easily serve customers in a distant geographical market. This has been made possible by rapid advancement in technology and liberal trade policies by the government. उस समय वो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट वो ग्लोबलाइजेशन के लिए ही हुआ था. कोई भी बड़ा एक कंपनी अगर इंडिया में आता है लाइक एप्पल, तो इसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको इंडिया भी कैप्चर कर सकता था उस समय. तो कैप्चर कर भी लिया था. बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आके इंडिया में वो अपना कस्टमर जो है वो बढ़ा रहा था, और ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी दे रहा था. और ये लिबरल ट्रेड पॉलिसीज, डिफरेंट लिबरल ट्रेड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट उस समय ले रहा था, वो देश के लिए ही फ़ायदा हो रहा था. तो ये था तुम लोगों का इंडस्ट्रियल जो मैं बोल रहा था, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो था उस समय के 1991 का, उसके बारे में कुछ बात. सो ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ था, जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे.